फरवरी का महीना दूसरा हफ्ता चल रहा है, लेकिन अभी भी दिल्ली और एनसीआर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। सुबह सुबह इसी घने कोहरे से दो चार होना पड़ रहा है लोगों को। शनिवार की सुबह है, घने कोहरे की चादर में गुम है दिल्ली और एनसीआर। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार काफी सुस्त है, विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई है। असर सीधा सीधा रेल और विमान सेवाओं पर भी पड़ा है। कल शाम से ही दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा छा गया था। हालांकि तापमान में उतनी गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी विजिबिलिटी काफी कम है, जिस वजह से सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। दिल्ली और एनसीआर की तस्वीरें शनिवार की सुबह एक बार फिर से घने कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर। शुक्रवार शाम से ही घने कोहरे की शुरुआत हो गई थी, लेकिन शनिवार की सुबह तो कम से कम ये मौसम यही कह रहा है कि जरा संभल कर चलना। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में रिंकू शर्मा नाम की लड़की की हत्या को धर्म के चश्मे से भी देखा जा रहा है। जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा को लेकर 10 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं। सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें कही और बताई भी जा रही हैं। दिल्ली पुलिस लगातार ये कह रही है कि आप अफवाहों से दूर रहें, और यही वजह है कि आप तक सच पहुंचाना बेहद जरूरी है। आज एक नाम पूरी दुनिया में गूंजा। वारदात की दस्तक पूरी दुनिया ने सुनी। सोशल मीडिया पर वर्ल्ड वाइड जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा टॉप ट्रेंड करता रहा। हत्या दिल्ली में हुई, लेकिन रिंकू शर्मा के लिए न्याय का मंच सोशल मीडिया बना। क्या राम भक्ति की वजह से मारा गया रिंकू? क्या राम मंदिर का चंदा बना हत्या की वजह? इन्हीं सवालों की वजह से रिंकू शर्मा हत्याकांड सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई। आखिर दिल्ली के मंगोलपुरी में रहने वाले रिंकू शर्मा की हत्या पर फूटे क्रोध की कहानी क्या है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि गुस्सा सोशल मीडिया पर है और उस पूरे इलाके में धार्मिक टेंशन भी बहुत ज्यादा है जहां पर हत्या हुई। आप जो देख रहे हैं, इन्हीं 3 तस्वीरों में रिंकू शर्मा की हत्या की गुत्थी उलझी हुई है। हत्या को लेकर 2 थ्योरी है। एक थ्योरी घर वालों की है और दूसरी थ्योरी दिल्ली पुलिस की है। बुधवार की रात करीब 10:30 बजे दिल्ली के मंगोलपुरी में जो कुछ हुआ, क्यों हुआ, अब उसी सच तक पहुंचना सबसे बड़ी पहेली है। आखिर रिंकू के घर वालों का क्या कहना है, दिल्ली पुलिस की थ्योरी क्या है, हम दोनों वर्जन आपको बताएंगे। सबसे पहले रिंकू हत्याकांड को लेकर 2 बड़ी बातें समझ लीजिए। परिवार का दावा है कि राम मंदिर के चंदे को लेकर विवाद के बाद हत्या हुई। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच के बाद हत्या के पीछे मामूली बात पर झगड़ा है। इन्होंने सब झूठा बोला है कि ये बिजनेस की कोई बिजनेस का वो नहीं था, सिर्फ राम जी का विरोध करते थे ये लोग हमारे। इस चक्कर में इन्होंने भैया को। देखिए, इस घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी के रेस्तोरां से हुआ था और उसके बाद वहां पर एक लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद ये 2 थ्योरी आपने सुनी, लेकिन दिल्ली में हुई निर्मम हत्या को लेकर बवाल क्यों मच गया? इसका जवाब इन 3 तस्वीरों में छिपा हुआ है। पहली बड़ी बात यह है कि खंजर से घर में घुसकर निर्मम हत्या हुई। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमला करने वाले सभी आरोपी मुस्लिम हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि हत्या पर ऑल पार्टी सियासत शुरू हो गई। एक एक करके हम आपको रिंकू शर्मा की हत्या से जुड़ी डिटेल बताएंगे। सबसे पहले उन तस्वीरों की कहानी जो आप देख सकते हैं। कैमरे में कैद सबूत नंबर A। रिंकू शर्मा पर हमला हुआ। ये हमला घर में घुसकर हुआ। आप देख सकते हैं कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। ये 1-2 नहीं बल्कि कई थे। कैमरे में कैद सबूत नंबर 2। अब दूसरा पहलू देखिए। जब हमला हुआ, रिंकू के घर वाले बचाने के लिए सामने आए। ये रिंकू की बूढ़ी माँ है, ये रिंकू के घर वाले हैं। सभी रिंकू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिलेंडर उठाने की कोशिश की जाती है और उसके बाद जैसे ही रिंकू बाहर आता है, आवाज आती है, चाकू मार दिया। कैमरे में कैद सबूत नंबर 3। अब इस हत्याकांड का सबसे डरावना और भयावह पहलू देखिए, जो कैमरे में कैद हुआ। हमले के दौरान रिंकू शर्मा की पीठ पर चाकू मारा गया, यानी किसी ने पीछे से हमला किया।
लेकिन हमले के बाद जब इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचे तो घर वालों का आरोप है कि हमलावर वहां मौजूद थे और हॉस्पिटल में भी हमला किया गया। दिल्ली पुलिस ने रिंकू के घर वालों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नंबर 1 नसीरुद्दीन, आरोपी नंबर 2 इस्लाम, आरोपी नंबर 3 मेहतार, आरोपी नंबर 4 जाहिद, आरोपी नंबर 5 ताजुद्दीन। आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। दिल्ली पुलिस की पड़ताल जारी है। सवाल यह है कि बुधवार की रात झगड़े की असल वजह क्या है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। टीएमसी में मची भागम भाग के बीच ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका लगा। ममता दीदी के बेहद करीबी दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में खुद इस्तीफे का ऐलान कर दिया। जिस दीदी के साथ वो बंगाल में सियासी मैदान पर थे, आज उन्हीं के साथ दिनेश त्रिवेदी का दम घुट रहा था। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि टीएमसी का साथ छोड़कर त्रिवेदी क्या बीजेपी का हाथ थामने की तैयारियां कर रहे हैं? जीतने के लिए उनको आप लोगों की जरूरत नहीं है। उनके पास गुंडे हैं, गुंडे उनको चुनाव जिता देंगे ऐसा मानती है। ওরা চায় দাঙ্গা, আমরা চাই শান্তি। ওরা চায় যুদ্ধ, আমরা চাই শান্তি। चेयरमैन साहब के साथ कहता हूँ, मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ और कुछ नहीं कह सकते हो। उससे अच्छा है कि यहाँ से आप त्याग पत्र दो। राज्यसभा में दिनेश त्रिवेदी के इन शब्दों की गूंज दूर बंगाल तक सुनाई दे रही है। चर्चा तो थी बजट पर, लेकिन इस चर्चा के बीच जिस अंदाज में दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, वो ममता दीदी के लिए किसी बड़े दर्द से कम नहीं है, क्योंकि ये बंगाल में ममता बनर्जी की खिसकती जमीन के सबूत का संसद में सीधा तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहाँ बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहाँ से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए जिस कसक, टीस और जिस घुटन का जिक्र कर दिनेश त्रिवेदी ने ममता का दामन छोड़ा, वो माँ माटी मानुष की राजनीति का दावा करने वाली टीएमसी के वर्तमान चरित्र पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। और कुछ दिनेश त्रिवेदी ने बंगाली कविता का जिक्र किया और इशारों में बंगाल सरकार पर हमला बोल दिया कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मतों को प्रभावित करने का दम रखने वाले नेताओं को बीजेपी टीएमसी से दूर करती जा रही है और दिनेश त्रिवेदी के इस इस्तीफे को भी बीजेपी की इसी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। मेरे से संपर्क अभी तक नहीं हुआ उनसे, पर वो दिल्ली में शायद हमारे नेताओं से चर्चा हुई तो मुझे पता नहीं, पर हाँ मेरी अच्छी मित्रता है उनसे। नहीं तो वो जैसे राज्यसभा में वापस जाएंगे बीजेपी के साथ रहते हुए या यहाँ पे आप चुनाव लड़ाएंगे? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मेरे से कोई संपर्क भी नहीं हुआ। वहीं पर दिल्ली में उनकी चर्चा हुई है, बस ज्वाइन करने के वो उन्होंने इस्तीफा दिया, इतना ही पता लगा मुझे। यदि ज्वाइन करेंगे पार्टी में तो मुझसे पूछेंगे। हम कहना नहीं है, जो बोलना था वो बोल दिया राज्यसभा में। अब वो काम करना चाहते हैं बंगाल के लिए, उनका दम घुट रहा था। ये बात तो हम पहले बोल चुके थे कि वहाँ काम करने का लायक परिवेश नहीं है, कोई सज्जन व्यक्ति वहाँ ठीक नहीं सकता है। आज वही बात साबित हो रही है। अगर दिनेश जी को कुछ काम करना है बंगाल के लिए, भाजपा तैयार है उनको साथ लेके काम करने के लिए। पश्चिम बंगाल में अब तक टीएमसी के 10 विधायक बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। वहीं बर्धमान पूर्व से सांसद सुनील मंडल भी दीदी का दामन छोड़ चुके हैं। बंगाल में बीजेपी के दिग्गजों का दावा है कि टीएमसी के कई और विधायक भी उनकी पार्टी में आने को तैयार बैठे हैं। लेकिन लगता है पार्टी में मची इस भागम भाग से ममता बनर्जी बेफिक्र हैं और यही वजह है कि वो अनूठे अंदाज में पार्टी छोड़ने वालों पर तंज करती दिख रही हैं। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा।
दिनेश त्रिवेदी 2009 से 2019 तक बैरकपुर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं और उनकी जमीन पर पकड़ मजबूत मानी जाती है। दिनेश त्रिवेदी के टीएमसी छोड़ने की अटकलें पहले भी लगती रही थी। मार्च 2012 में जब किराए में इजाफे के बाद दिनेश त्रिवेदी को अचानक रेल मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था, तब ममता बनर्जी और उनके बीच तनाव चरम पर था। लेकिन उस जख्म के 9 साल बाद अब दिनेश त्रिवेदी ने ममता को बड़ा झटका दे दिया है। हालांकि इस्तीफे के बाद टीएमसी के नेता इसे ड्रामेबाजी बता रहे हैं। आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ। It's certainly a very dramatic development for a member to resign on the floor of Parliament. It's certainly dramatic, and Dinesh Trivedi is a person who's very quite articulate, so I'm sure he'll be able to cite what are the reasons behind the apparent reasons of his resignation. चंद दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान होना है और उससे पहले दीदी की पार्टी में टूट थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी टीएमसी में मची इस भगदड़ को भुनाने की कोशिश में है, जिसका टीएमसी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू, आज तक। ऑपरेशन जिंदगी के तहत देश के जवान उत्तराखंड के तपोवन में टनल में रात दिन एक किए हुए हैं, लेकिन अब यहां पीड़ित परिवारों का धैर्य जवाब देने लगा है। तो साथ ही उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से ऋषि गंगा के ऊपरी हिस्से में एक नई झील का जन्म हुआ है और ये झील बड़े खतरे का संकेत दे रही है। उत्तराखंड के चमोली में तबाही का ऐसा ग्लेशियर टूटा कि जिंदगियों की तलाश अभी तक जारी है। 6 दिन हो गए हैं तपोवन की टनल में चल रहे ऑपरेशन में। उस वक्त हलचल और मच गई जब 2 शव और मिले। अब टनल में 168 लोगों की तलाश की जा रही है और टनल के पास आपदा पीड़ितों के परिजनों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। लोगों में भारी आक्रोश है। इसी बीच डराने वाली खबर और आ रही है, वो ये कि ग्लेशियर टूटने की वजह से ऋषि गंगा में जो सैलाब आया, उससे ऋषि गंगा के ऊपरी हिस्से पर एक अस्थायी झील बनती दिखाई पड़ रही है। अगर ये टूटी तो बड़ा हादसा हो सकता है। अभी तक जो झील की स्थिति है, सावधान रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग ये 400 मीटर लंबी है। गहराई का अभी इसमें ज्यादा अनुमान नहीं आ रहा है, लेकिन जो उसमें जो मुहाने पर जो सिल्ट आया है ऋषि गंगा से और जो रॉथिंग गार्ड जो है, तो उसको उसने पुश किया है। उसके कारण वहां पर लगभग एक 12 मीटर उसकी हाइट नजर आ रही है। इस झील की पुष्टि देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने की है। इस इंस्टीट्यूट ने ऋषि गंगा के ऊपरी इलाकों का सर्वे किया है, जिसमें उन्हें वहां एक झील बनती हुई दिखाई दी है। तपोवन से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। भारत के कई इलाके शुक्रवार को भूकंप के झटकों से हिल उठे। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कश्मीर के कुछ इलाकों में तो घरों को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान में धरती से 74 किलोमीटर नीचे था। फिर कांपी धरती, अटक गई सांसें। हिल गए उत्तर भारत के तमाम सूबे। दहशत की एक रात की पूरी दास्तान। वक्त रात 10:31। दिन भर के थके हारे लोग सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी भूकंप के तेज झटकों ने भारत के एक बड़े हिस्से में लोगों की नींद उड़ा दी। भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान में धरती से 74 किलोमीटर नीचे था, लेकिन इसकी जद में उत्तर भारत के तमाम राज्य आ गए। फहरिस्त लंबी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए।
घरों में पंखे और झूमर हिलने लगे। लोग डर के मारे घरों इमारतों से बाहर निकल आए। भूकंप का सबसे ज्यादा असर कश्मीर में पड़ा। यहाँ कैसे लोग दहशत में आ गए, इसका अंदाजा आप उमर अब्दुल्ला के ट्वीट से लगाइए। मुझे याद नहीं कि जम्मू कश्मीर में साल 2005 के बाद इतना तगड़ा भूकंप आया हो। भूकंप आते ही मैं कंबल लेकर बाहर भागा। हड़बड़ी में अपना फोन लेना भी भूल गया, इसीलिए पहले ट्वीट नहीं कर पाया। कश्मीर में भूकंप के बाद लोग दहशत में दिखे। कुपवाड़ा में भी घरों में अच्छी खासी दरारें आ गई। ये तस्वीरें अनंतनाग की हैं, जहां डरे सहमे लोग कई घंटे घर के भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यूं ही यहाँ पे अर्थक्वेक आया तो मैं घर से बाहर निकला तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोहराम मच गया, लोगों में खौफ दहशत पैदा हुआ। तो लेकिन अभी इंस्टेंट रिपोर्ट्स की यही बताया तजाकिस्तान से जो भूकंप का झटका आया है तो काफी डरावना सा लगा है। अचानक ये भूकंप के झटके आ गए, झटके इतने जोर आ गए, हमें शॉक लगा के अचानक से इतने हो गए कि पूरा जो मोहल्ला है वो उठ गया और हम अभी बाहर है तो अभी डर महसूस कर रहे हो। पुंछ में भी लोगों में डर दिखा। के अंदर ये हुआ कि 10:34 में पुंछ में भी काफी तेज झटके महसूस किए गए भूकंप के, और इन झटकों को देखकर काफी लोग हैं जो घरों के बाहर आकर निकलने शुरू हो गए। काफी डर देखा गया है लोगों के बीच, क्योंकि ये काफी तेज झटके थे। और कुछ ऐसा ही हाल डोडा का था। जम्मू में भी लोग घरों के बाहर आ गए और कई घंटे तक कुछ इसी तरह दहशत में रहे। जी अभी हम खाना खा रहे थे तो अचानक से हमारा फैन हिलने लगा तो हम सब बाहर आ गए खाना छोड़ के। तो पूरे बाकी मोहल्ले वाले भी देख रहे हो बाहर आ गए। बाकी भी सब आए, अभी अपनी अपनी दूसरी गली में घुसे हैं सब। काफी तेज झटका हुआ, पहले हल्का सा हुआ उसके बाद कंटिन्यू तेज हुआ तो हम सब बाहर आ गए। जी हम बैठे हुए थे खाने के लिए पूरा परिवार, तो जैसे ही महसूस हुआ कि झटके लग रहे हैं, पंखे फैन वगैरह हिल रहे हैं, तो हम तेजी से बाहर आए तो काफी लोग आए हुए हैं बाहर, तो इसलिए सबको सावधान रहना चाहिए। दिल्ली एनसीआर की इन तस्वीरों में भी भूकंप की दहशत साफ देखी जा सकती है। नोएडा में बहुमंजिला सोसाइटी में लोग डर के मारे बाहर निकल आए। नोएडा में आज तक के दफ्तर की ये तस्वीरें भी भूकंप की गवाही दे रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके का था। गुलाबी नगरी जयपुर पर भी दहशत की ये रात भारी पड़ी। रात 10:30 बजे झटकों के बाद ये लोग कई घंटे घर के भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। पंजाब के जालंधर की ये तस्वीरें देखिए। घर में हिलते पंखों ने भूकंप की खबर दी और डरे लोग कुछ ही पलों के भीतर सड़कों पर थे। बिल्कुल अर्थक्वेक का 2 बारी जगह झटका इतने महसूस किया गया और मैं खुद भी इसको महसूस किया। मैं अपनी कोई केस फाइल कर रहा था, पहले मैंने लगा कि शायद मेरी खुशी मिल गई है, और जो 2-4-5 मिनट बाद फिर दोबारा अर्थक्वेक आया तो मैं फैन वाल देखा, फैन हिल रहा सीधा, फिर मैंने कंफर्म हो गया कि अर्थक्वेक है। अमृतसर में भूकंप ने घरों को भी नुकसान पहुंचाया। शहर से 25 किलोमीटर मेहता रोड के लहर गांव में घरों में दरारें पड़ गईं। मैं उस टाइम अपनी गली में सैर कर रहा था तो एकदम से झटका सा लगा और एकदम से रोला पड़ने लगा, शोर मचाने लगे लोग और दौड़ के बाहर आए और धीरे धीरे भूकंप के झटके काफ़ी तेज हुए तो लोगों ने घर के बाहर निकलाई हमारी सारी गली। हम घर से सैर करने आए थे, खाना खा के सैर करने आए तो देखा कि लोग घरों से बाहर निकल रहे थे। हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया, तो देखा कि लोग भाग रहे थे इधर उधर, तो हमें भी थोड़ा सा ना भूकंप के झटके जैसे आते हैं ना, भूकंप के झटके महसूस हुए। धरती थोड़ी सी कांप रही थी तो हमने घर आके अपने परिवार के मेंबरों को घर से बाहर मतलब कि निकाला। फरीदकोट में भी घरों में भूकंप के झटकों से झूमर हिलने लगे। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि जोरदार भूकंप आया है। एपिसेंटर पर भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा थी, लेकिन गनीमत रही कि इसका केंद्र जमीन से
काफी नीचे रहने की वजह से भारत में इसका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जयपुर से शरद कुमार, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, अमृतसर से अमित शर्मा, जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। भूकंप से सहमे देश में एक बार इस खबर से दहशत और ज्यादा बढ़ गई कि भूकंप का केंद्र अमृतसर के करीब ही है। हालांकि बाद में यह खबर झूठी निकली। खुद मौसम विभाग ने कहा कि एक ही भूकंप आया है और उसका केंद्र भी तजाकिस्तान ही है। सरकारी एजेंसी की एक खबर ने होश उड़ा दिए। अमृतसर में बता दिया भूकंप का एपिसेंटर। मौसम विभाग ने स्थिति साफ की, तब मिली राहत। रात 10:30 बजे के करीब उत्तर भारत के तमाम राज्यों में तेज भूकंप के झटकों ने दहशत फैला दी थी। लोग घरों के बाहर थे और इस सब के बीच 11 बजते बजते एक खबर ने दहशत को कुछ और बढ़ा दिया। खबर ये कि भूकंप का एपिसेंटर अमृतसर के करीब था। जाहिर तौर पर लोग डर गए। भारत सरकार के नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने बाकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। इसमें कहा गया कि 10:31 पर ताजिकिस्तान में भूकंप के बाद इसके ठीक 3 मिनट बाद 10:34 पर आए भूकंप का एपिसेंटर अमृतसर में था। भूकंप के कुछ देर बाद एक बार फिर झटके आते हैं। एपिसेंटर भारत में होने की खबर ने तमाम एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया। गनीमत रही कि कुछ देर बाद ही मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि भूकंप का केंद्र अमृतसर में नहीं बल्कि ताजिकिस्तान में ही था और सिर्फ एक भूकंप आया था, न कि 2। मौसम विभाग ने सारा भ्रम दूर कर दिया, लेकिन इस दौरान पंजाब में सरकारी मशीनरी एक्टिव हो गई। खुद सीएम अमरिंदर सिंह हालात पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने ट्वीट भी किया। अमरिंदर सिंह ने लिखा कि अमृतसर या पंजाब के किसी इलाके में भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ। पंजाब पुलिस के शीर्ष अफसर और स्थानीय प्रशासन हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है। पंजाब में अलग से कोई भूकंप नहीं आया था। ये भ्रम कुछ ही मिनटों के भीतर दूर हो गया, लेकिन हिंदू कुश की पहाड़ियों के नजदीक पंजाब के इलाकों में भूकंप से नुकसान भी हुआ। अमृतसर में घरों में दरारें पड़ गई। अमृतसर में भूकंप का एपिसेंटर होने वाली खबर से पैदा भ्रम तो दूर हो गया, लेकिन भूकंप पर नजर रखने वाली सर्वोच्च एजेंसी की गलत जानकारी से ये सवाल जरूर पैदा हुआ कि इतने संवेदनशील मसले पर क्या कोई कोताही बरती जा रही है। आज तक ब्यूरो। उत्तर भारत भूकंप के झटकों से परेशान रहा, तो इसकी एक वजह है इसके कई इलाकों को सिस्मिक जोन 5 में होना। वो जोन जहां पर रिक्टर स्केल पर 9 की तीव्रता के भूकंप भी आते हैं या फिर आ सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए क्यों और कैसे आते हैं भूकंप। ताजिकिस्तान में शुक्रवार की रात 10:30 बजे आए भूकंप ने एक बार फिर उत्तर भारत को हिला दिया। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में हाल के महीनों में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बार रिक्टर स्केल पर तीव्रता ज्यादा थी, लेकिन केंद्र जमीन में 74 किलोमीटर नीचे होने से नुकसान कम हुआ। उत्तर भारत भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि हिंदू कुश की पहाड़ियों और हिमालय क्षेत्र में लगातार धरती के नीचे हलचल बढ़ रही है। पहले हम आपको बताते हैं कि उत्तर भारत कब कब भूकंप से दहला। 2 फरवरी 2019 को भी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके लगे थे। केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश में था। 24 सितंबर 2019 को दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर सहित उत्तर भारत के कई शहरों में भूकंप के झटके लगे थे। तब केंद्र लाहौर से 173 किलोमीटर दूर था। तीव्रता थी 6.3। बीते साल 3 जुलाई को भी दिल्ली और उत्तर भारत में भूकंप आया। तब तीव्रता थी 4.7 और केंद्र राजस्थान के अलवर में था। बीते साल 18 दिसंबर को भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4.2 मापी गई थी इसकी तीव्रता। इसी तरह 25 दिसंबर 2020 को भी दिल्ली और उत्तर भारत को भूकंप ने डराया था।
तब 10 दिन में दूसरी बार भूकंप आया था। सवाल है कि भूकंप आते क्यों हैं, ये भी आपको तफसील से समझाते हैं। असल में धरती कुल 4 परतों से बनी है। इनके नाम है इनकोर, आउटकोर, मेंटल कोर और क्रस्ट। ऊपरी परत लिस्टोस्फेयर कही जाती है। 50 किलोमीटर की परत वर्गों में बंटी होती है। इन वर्गों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। टेक्टोनिक प्लेट्स ज्यादा हिलने पर भूकंप आता है। गनीमत रही कि इस बार भी उत्तर भारत में बिना किसी नुकसान के भूकंप निकल गया। लेकिन एक कड़वा सच ये है कि उत्तर भारत सेस्मिक जोन के लिहाज से काफी संवेदनशील है। धरती को भूकंप के जोखिम के हिसाब से 5 सेस्मिक जोन में बांटा गया है। जोन 5 में सबसे ज्यादा खतरा रहता है, जहां 9 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है। जोन 5 में पूरा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ जिला, उत्तर बिहार और अंडमान के कुछ हिस्से आते हैं। देखिए, साइस्मिक जोन 5 जो है वो हाईएस्ट लेवल की जोन है। इसमें आपका जो इंटेंसिटी है वो 8 या 9 आ सकती है। मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में बहुत फर्क होता है। तो इंटेंसिटी जो आपकी जहां आप खड़े हुए हैं वहां कितनी टूट फूट है, क्या ऑब्जर्वेशन है, तो 8 या 9 का मतलब होता है कि आपकी आमतौर पर सारी बिल्डिंग्स वगैरह टूट जाएंगी। दिल्ली जोन 4 में है, जबकि कश्मीर समेत कुछ दूसरे राज्य जोन 5 में। कुल मिलाकर उत्तर भारत को जोखिम के बारे में हर वक्त सचेत रहना चाहिए और सीखते समझते रहना चाहिए कि भूकंप आए तो कैसे उसका सामना किया जाए। आज तक ब्यूरो।